हेलो गाइस। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मैंने अगर ऊपर देखें तो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर विदाउट ग्राफ। जी बिल्कुल, हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे विदाउट ग्राफ। नॉर्मली टीचर्स हमारे स्कूल्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं वो ग्राफ के थ्रू करवाते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सी आई उसको एक्सेप्ट भी करती हैं और कैम्ब्रिज का ही वो प्रोसीजर है। बट इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर। पेपर वन के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन 8 से 10 मार्क का आ जाए, 6 मार्क्स का तो आ ही जाता है, 8 मार्क्स का भी आ जाता है, 10 मार्क्स का भी आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरे पेपर वन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन को हैंडल करना, अगर थोड़ा सा ट्रिकी हो ये क्वेश्चन। कुछ टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स के अंदर ऐसे होते हैं जिसमें टाइम जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनमें टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, हर एंगल से क्वेश्चन को देखना पड़ता है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे अलजेब्रा है और डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंडिसेस है, पता है भाई ये प्रॉपर्टीज लगनी है, ये आइडेंटिटीज लगनी है, इसको अप्लाई करें और आंसर ले लें। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन लेंथी होता है, इसलिए मैं आपको आज ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट ग्राफ कराऊंगा ताकि आप पेपर वन हो या पेपर टू हो उसको आप टाइम पे फिनिश कर सकें। और बल्कि एंड में आपके पास 5-10 मिनट हों कि जिसमें आप पूरा एक पेपर गो थ्रू कर सकें और रिवाइज कर सकें। कोई अगर आपको कोई मिस्टेक या कोई ऐसा सोल्यूशन कोई ऐसा जो ब्लंडर नजर आ जाए तो वो आप उसको अरेज करके उसको सही कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन में दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन टैकल कैसे करना है और ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आपने अक्सर पास पेपर जब खोले हैं तो आपने अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखा होगा कि पहले पार्ट में ही उसने लिखा होता है डिस्क्राइब, और दूसरे पार्ट में उसने आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेता है। वो ये कहता है जी बताएं जी ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल बी बाय रिफ्लेक्शन रोटेशन ब्ला ब्ला जो भी ट्रांसलेशन। लेकिन जो पहला पार्ट होता है ना डिस्क्राइब, वो सबसे ज्यादा जो एक बच्चे को प्रॉब्लमेटिक होता है, जो सबसे ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसमें हमने डिस्क्राइब करना होता है कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब डिस्क्राइब वाला जो पार्ट है ए पार्ट, ये दो दो किस्म के होते हैं। एक पार्ट होता है ए पार्ट जो डिस्क्राइब वाला होता है, एक डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन होता है जिसके 2 मार्क्स होते हैं, और एक होता है जिसके 3 मार्क्स होते हैं। अब जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें याद रखना है आपने हमेशा, या तो रिफ्लेक्शन होगी या ट्रांसलेशन होगी। और जो 3 मार्क वाला क्वेश्चन होता है उसमें या तो रोटेशन होती है या एनलार्जमेंट होती है। अब ये क्यों होती है 3 मार्क्स वाले ही, जो ए पार्ट अगर 3 मार्क्स का आ गया है जिसमें लिखा हुआ डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें 3 मार्क्स वाले में ही रोटेशन और एनलार्जमेंट क्यों होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। एक आता है डिस्क्राइब और दूसरा आता है जिसमें वो आपसे पूछता है कि ये बताएं, वो आपको बता देता है कि जी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, एनलार्जमेंट हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है। तो उसमें आपने उसके या तो इमेज के पॉइंट्स निकालने हैं या ऑब्जेक्ट के पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो क्वेश्चन है उसको टैकल कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि जब वो आपसे आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन जब आपने खोला तो उसके ऑब्वियसली ग्राफ बना होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ रिफ्लेक्शन से। अब रिफ्लेक्शन के अंदर जो वही बात के 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, डिस्क्राइब वाला या ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अगर लेट्स सपोज ए पार्ट में आपको आ गया है डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स ए ऑनटू ट्रायंगल बी और व्हाटएवर, ऑब्वियसली इस तरह मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। वो कहता है जी एक आपका ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है। कहता है ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्रायंगल बी, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और 2 मार्क्स का। ये मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। जब भी डिस्क्राइब का आ जाए और आपने देखा कि ये 2 मार्क्स का है, याद रखना है हमेशा जब भी आपका ट्रायंगल ए और अगर आप ट्रायंगल बी पर फोकस करें, आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि जो ट्रायंगल ए है वो फ्लिप कर गया है। वो ऐसा नहीं है कि जो राइट साइड पे डायरेक्शन है ट्रायंगल ए की और बी की भी राइट साइड पे, नहीं, बी की लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन है, ये देखिए और ये देखिए। दिस मीन जो ए है वो फ्लिप कर गया है और वो बी बन गया। जब भी आपकी डायग्राम आपका ग्राफ के ऊपर ऑब्जेक्ट या इमेज जो है वो फ्लिप कर जाएगा, वो रिफ्लेक्शन होगी हमेशा, ये याद रखना है। फ्लिपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले तो आपको मैंने ये बता दिया। आपने डायग्राम देखी, उसमें ये देखा कि जी ये फ्लिप हो रहा है क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिप हो रहा है। क्योंकि जो डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन होगा उसमें वो आपको ऑब्जेक्ट भी देगा और इमेज भी देगा और कहेगा आप इसको डिस्क्राइब करें कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आपने देखना है कि अगर
ए जो है जब बी पे जाता है और वो फ्लिप हो गया है, सेम साइज़ होगा, इसका साइज़ डिफर नहीं करेगा, मेक श्योर। और वो फ्लिप कर गया है, तो दिस मीन कि वो रिफ्लेक्शन हो रही है। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लेफ्ट साइड पे ही इमेज बनेगा इसका। भाई वो इसके नीचे भी बन सकता है, वो इधर भी बन सकता है, वो इधर भी बन सकता है, वो इधर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिफ्लेक्शन लाइन कौन-सी है। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया है रिफ्लेक्शन लाइन। रिफ्लेक्शन लाइन इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिफ्लेक्शन टाइप क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि रिफ्लेक्शन के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो 2 टाइप के क्वेश्चन करता है। एक वो आपको एक तो ये था ना कि ए पार्ट में वो आपसे डिस्क्राइब का वो पूछ लेगा और खत्म। बी में वो अब वो आपसे रोटेशन करवाता है, एनलार्जमेंट करवाता है, ट्रांसलेशन करवाता है, वो एक अलग स्टोरी है। मैं ओनली रिफ्लेक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि आपको वो ऑब्जेक्ट दे देता है, आपको वो रिफ्लेक्शन लाइन दे देता है और कहता है कि इसका इमेज बना दे। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी वो आपको ऑब्जेक्ट दे देगा और रिफ्लेक्शन लाइन दे देगा और कहेगा इसका इमेज बना दें, तो सबसे पहले आपने अपनी रिफ्लेक्शन लाइन पे फोकस करना है। मैं बार-बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन लाइन। Reflection line is the main thing in a reflection question. Reflection line is a line which reflects an object and converts the object into an image. और एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो आपने हमेशा इसमें याद रखनी है, दैट इज़ the distance of the object from the reflection line is always equal to the distance of the image from the reflection line. फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, the distance of the object from the reflection line is always equal to the distance of the image from the reflection line. मैं इधर लिख भी देता हूँ ये। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, the distance of the object from the reflection line is always equal to the distance of the image from the reflection line. ये चीज़ आपको रिफ्लेक्शन लाइन ढूँढने में हेल्प करती है। आप देखें आपके ऊपर क्वेश्चन है। मैं अभी इसके बाद हम कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन्स भी करेंगे, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन का समझ लें। अब ऊपर आपके ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, जो कि आपको पता है ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब अगर आप अपना ट्रायंगल ए देखें, जो कि ऑब्जेक्ट है, इस ट्रायंगल को देखें, ये ऑब्जेक्ट है और ये मैप हुआ है बी पे वाया रिफ्लेक्शन। इसकी रिफ्लेक्शन लाइन क्या होगी? दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस शुड बी सेम। सो अब इसमें रिफ्लेक्शन लाइन क्या हो जाएगी? ये जो ब्लैक लाइन है, दिस वन इज़ योर रिफ्लेक्शन लाइन, व्हिच इज़ अ वाई एक्सिस। The distance of the object from the reflection line is always equal to the distance of the image from the reflection line. अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? वापस आ जाते हैं उसी चीज़ पे कि जी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? देखें, एक तो वो क्वेश्चन ये कर सकता है, जो नॉर्मली करता है कि जी आपको वो ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन लाइन दे देता है और कहता है जी इसका इमेज बना दे। अब आप कहेंगे कि जी रिफ्लेक्शन लाइन कैसी देगा, क्या करेगा? नॉर्मली रिफ्लेक्शन लाइन्स जो चलती हैं मैथ्स के सीआईज़ के एग्ज़ाम के अंदर, जो एग्ज़ामिनर यूज़ करता है नॉर्मली, दैट इज़ नंबर 1 वाई एक्सिस। ये नॉर्मल मतलब जो यूज़ करता है क्वेश्चन के अंदर। एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई इक्वल्स टू एक्स एंड उसके बाद वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये 4 आपकी जो रिफ्लेक्शन लाइन्स हैं, जो एग्ज़ामिनर मोस्टली आपको क्वेश्चन के अंदर देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो यही दे, कि वो कोई भी लाइन दे सकता है। मतलब इसके अलावा वो और भी कोई लाइन दे सकता है। लेट्स सपोज़ y इक्वल्स टू 1। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ y1। सो y1 जहाँ आप ये कह लें कि वो कहता है x इक्वल्स टू 1, ये है जी x1। मैं चलें और ईज़ी कर देता हूँ आपके लिए। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ एक्चुअली योर रिफ्लेक्शन लाइन नाउ, ब्लू वाली। अब ये जो डिस्टेंस है आपका दिस वन और ये जो डिस्टेंस है, अब आपका जो इमेज बनेगा ना, वो जनाब यहाँ बनेगा। क्योंकि मेरी रिफ्लेक्शन लाइन पीछे होगी, पहले y एक्सिस थी। अब मेरी रिफ्लेक्शन लाइन x इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि यहाँ x इक्वल्स टू 1 है, व्हिच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एज़ वेल। तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ब्लैक ट्रायंगल ए ऑब्जेक्ट था। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन लाइन, ये जो डिस्टेंस है, इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द रिफ्लेक्शन लाइन। इमेज क्या है? ब्लू ब्लू ट्रायंगल, ठीक है? जिसको मैं चलें सी कह देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये और ये डिस्टेंस। तो अगर रिफ्लेक्शन लाइन दी हुई है, ठीक है? उसको आप स्केल से ड्रॉ कर लें। एक-एक पॉइंट पकड़ते जाएँ, उनका डिस्टेंस लेते जाएँ और उधर ही उतना ही आगे डिस्टेंस लेके प्लॉट करते जाएँ। ये तो खैर मैं एक रफ कर रहा हूँ ना, ये पूरी एग्ज़ैक्ट नहीं है, नॉट टू स्केल एक्चुअली। आई एम नॉट वेरी गुड इन लाइक ड्राइंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं ये समझाने के लिए शुरू कर रहा हूँ। जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसमें आपको समझ आ जाएगी सारी। और इसी तरह ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस लें रिफ्लेक्शन लाइन से,
ठीक है? और उतना ही आगे जो जो इतना डिस्टेंस है, उतना ही आगे डिस्टेंस है जो एक पॉइंट बना दें। मतलब वो आपका पॉइंट जो है, वो आपको पता लगा और जब तीनों पॉइंट्स बन जाएँ, उनको प्लॉट कर दें, उनको जॉइन कर दें, वो प्लॉट हो जाएगा। दैट इज़ ऑल योर रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद ये तो क्वेश्चन था कि जब आपको ट्रायंगल ए भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और इमेज भी दिया हुआ है, सॉरी ट्रायंगल ए भी दिया हुआ है और रिफ्लेक्शन लाइन भी दी हुई है। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट बताने लगा हूँ। इफ योर वाई एक्सिस इज अ रिफ्लेक्शन लाइन एंड योर ऑब्जेक्ट इज ए, जो कि ट्रायंगल बना हुआ है उधर, आपको नजर भी आ रहा है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन ट्रायंगल। और ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल ही हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो नॉर्मली ट्रायंगल यूज करता है वो। अगर आपकी रिफ्लेक्शन लाइन वाई एक्सिस है, तो जो पॉइंट है वो माइनस एक्स कोमा वाई हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। और अगर आपकी एक्स एक्सिस है, तो वो एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये मैं शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें यही ये मैं कहता हूँ जी, लेट्स सपोज ये आपका जो पॉइंट था ना, ये 2,2 यहाँ पे इसका कलर 2,3 था। ठीक है, ये वाई पे 3 था और एक्स पे 2 था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई परफेक्ट, मैं बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स नहीं दे रहा, मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 2,3 था। अगर ये वाई एक्सिस पे इसकी रिफ्लेक्शन करवानी है आपने ट्राइंगल ए के इस पॉइंट की, तो इसका जो इमेज बनेगा वो -2,3 बनेगा। रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरह अगर आपने इसकी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवानी है, तो वो कुछ यहाँ करके इमेज बनेगा। और एक्स एक्सिस में अगर ये पॉइंट 2,3 है, तो एक्स एक्सिस में वो 2,-3 हो जाएगा। इसी तरह एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड y इक्वल्स टू एक्स। अब y इक्वल्स टू एक्स जो है जनाब, वो आपकी जो लाइन है वो ये पर्पल लाइन है, जो कि ओरिजिन से पास करती है। ओरिजिन किसे कहते हैं, जहां y एक्सिस और x एक्सिस दोनों मीट करते हैं, और यहाँ जो पॉइंट होता है वो 0,0 होता है। ये जो पर्पल लाइन मैंने बनाई है, दिस इज बेसिकली योर y इक्वल्स टू एक्स की लाइन। अगर वो आपको रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल्स टू एक्स दे देता है और कहता है कि जी इस पर रिफ्लेक्शन करें, ए ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर दें, तो क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू जस्ट स्वैप द पॉइंट्स। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये आपका पॉइंट था 2 और 3, ये जो मैंने, तो y इक्वल टू एक्स में आपने कुछ नहीं करना, आपने x की जगह y लगा देना, y की जगह x लगाना है। सो बेसिकली वो इस तरह हो जाएगा। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट x y है, तो आपका y इक्वल टू एक्स में वो y को मैक्स हो जाएगा। तो अगर मेरा पॉइंट 2,3 है, तो जब मैं इसको y इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्ट करूंगा, तो बेसिकली 3,2 हो जाएगा। जहां भी बनेगा 3,2 बनेगा, यहाँ तक नहीं ऑब्वियसली बनेगा इस पर। अब जब बात आती है y इक्वल टू माइनस एक्स की, माइनस एक्स में जब भी आपने हमेशा याद रखना है कि y से पहले तो ये देख लें कि y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन कौन सी होती है। मैं येलो लाइन बना रहा हूँ, दिस इज योर y इक्वल टू माइनस एक्स। ये भी ओरिजिन से पास करती है, लेकिन ये दूसरे साइड से पास करती है। अब y इक्वल टू माइनस एक्स में अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई है, एक पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, आपका एक पॉइंट एक्स एंड वाई है, तो अगर उसकी रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो याद रखना है कि इसका जो पॉइंट होगा उसको दोनों को हमने स्वैप करना है और साथ माइनस लगा देना है। मतलब मेरा ये है कि अगर मेरा पॉइंट 2 और 3 था, तो बेसिकली वो -3 एंड -2 बन जाएगा। ये जनाब रिफ्लेक्शन के शॉर्टकट्स है, और अगर आप ये याद कर लेते हैं, तो आपको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है y एक्सिस पे क्या होगा, x माइनस हो जाएगा, ये देखें y एज इट इज रहेगा। x एक्सिस पे क्या होगा, x एज इट इज रहेगा और y माइनस हो जाएगा। और y इक्वल टू x पे क्या होगा, दोनों स्वैप कर देंगे, y x और x y से, और y इक्वल टू माइनस x में दोनों स्वैप भी करेंगे और दोनों के साथ माइनस भी लग जाएगा। गान काफी मिर्च गया डायग्राम के ऊपर, बट आई होप आपको एक थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्शन का। वेरी मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज इज योर दिस फ्लिप, कि जब भी एक क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जी वो कह रहा है कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल बी थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन, बताएं जी वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो रही है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपने देखना है कि अगर वो फ्लिप हो रहा है उसका इमेज, तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन होगी। और ये चीज़ आपने जो है अपनी जो रिफ्लेक्शन लाइन निकालने के लिए याद रखनी है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द रिफ्लेक्शन लाइन। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें पास्ट पेपर्स के ऑब्वियसली क्वेश्चंस हैं, और दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक आपकी जितनी भी जो आप समझ लें कि प्रैक्टिस है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें ये बहुत काम आते हैं। अच्छा जी, if you look at this question, it says the triangle A, B, and C are drawn on a grid. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B.
वो इन दोनों क्वेश्चंस की बात इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। मैंने पहले आपको बताया था कि जब वो डिस्क्राइब की बात करेगा और आपने देखना है कि जी वो मार्क्स की बात कर रहा है, तो इस केस के अंदर जब डिस्क्राइब और 2 मार्क्स का आ जाए और तीसरी जो मेन चीज़ है फ्लिप। अब आप देखें ये ए क्या है, इसका इसका जो फेस है वो किस तरफ है और बी का जो इमेज है उसका फेस किस तरफ है, दे आर ऑपोजिट, राइट? तो इसमें हमेशा याद रखना है कि ये फ्लिप हो रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि ये रिफ्लेक्शन है। अब आपने जो 2 मार्क्स उसने आपसे पूछे हैं, वो जस्टिफाई कैसे करने हैं? मतलब 2 मार्क्स है ना, कोई 2 चीज़ें तो उसको बतानी है जिसमें वो आपको 2 मार्क्स देगा। ऐसी तो नहीं ना वो आपको 2 मार्क्स दे देगा। जनाब एक चीज़ है कि रिफ्लेक्शन, ये हमने उसको कन्फर्म कर दिया कि जी रिफ्लेक्शन हो रही है। दूसरी चीज़ हमने उसको रिफ्लेक्शन लाइन का बताना। अब अब सबसे पहले अपने ए और बी को देखें। ये तो हमें कन्फर्म हो गया ना कि रिफ्लेक्शन हो रही है। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन लाइन कौन-सी है? मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि the distance of the object from the reflection line is always equal to the distance of the image from the reflection line. The distance of the object from the reflection line is always equal to the distance of the image from the reflection line. इसका इमेज ये है। ये जो पॉइंट है इसका इमेज ये है। अब इसमें हमने सिंपली बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं, तो इसको मिडिल से लाइन बना दें इसकी सिंपल। अब आपने ये नोट कर लेना है कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है। ये लाइन x इक्वल टू -1 से पास कर रही है। तो जनाब इसकी जो रिफ्लेक्शन लाइन हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे, जो डिस्क्राइब करना है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रिफ्लेक्शन with the reflection line x equal to -1। आपके 2 मार्क्स पूरे आ गए, खत्म। अगला जो बी पार्ट है वो रिफ्लेक्शन पे नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये ए पार्ट ऑब्वियसली वो आपको दोनों डिस्क्राइबल क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पे देना दे सकता। दे सकता है, मतलब अगर ए और सी में भी अगर आपसे वो रिफ्लेक्शन ही करवा रहा है तो फिर वो हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अब आ जाइए जी आप एक और क्वेश्चन पे। ये तो था डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन जिसमें आपसे उसने 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, डिस्क्राइब का पूछ लिया, रिफ्लेक्शन आपने बता दी। तो मेक श्योर कि एक तो आपने बताना कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो रही है। अब जब जैसे रिफ्लेक्शन हो रही है तो रिफ्लेक्शन में आपने उसकी रिफ्लेक्शन लाइन भी बतानी है। और रिफ्लेक्शन लाइन हमने कैसे निकाली? दो, एक इमेज ऑब्जेक्ट का पॉइंट लिया, एक इमेज का पॉइंट लिया। आप स्केल से भी देखें, अगर आप इस लेंथ को देखें तो ये कितनी बन रही है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो लेंथ देखें, ये जो मैंने ग्रीन कलर की मैं बना रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है? बिकॉज़ ये सेंटीमीटर का ग्राफ है तो 4 सेंटीमीटर की है, तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 2 सेंटीमीटर से आप निकाल लें तो ये x -1 से पास कर रही है। दैट्स व्हाई योर रिफ्लेक्शन लाइन इज़ x इक्वल टू -1। 2 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन अगेन वो आपको ए पार्ट में तो एनलार्जमेंट कर रहा है। ठीक है, उसका तो हमें अभी हमने नहीं किया। अब अगर बी पार्ट में देखें, ट्रायंगल ए इज़ मैप्ड ऑनटू ट्रायंगल सी बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू -x। अब वो कहता है कि ट्रायंगल ए जो है हम अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें उसने आपको रिफ्लेक्शन लाइन खुद दे दी है और आपको उसने ऑब्जेक्ट भी बता दिया कि जी ट्रायंगल ए है वो मैप हो रहा है ट्रायंगल सी पे, जो कि हमने अभी प्लॉट करना है। उसमें पॉइंट्स ढूंढने हैं और उसको प्लॉट कर देना है। ऑन द ग्रिड ड्रॉ एंड लेबल ट्रायंगल सी। अब मैं दोबारा फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जहां मैंने आपको y इक्वल्स टू -x का बताया था। हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी रिफ्लेक्शन लाइन बनाने की, हमने भाई उसको सिर्फ उसका इमेज बनाना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी वो रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल्स टू -x की देगा, तो ऑब्जेक्ट अगर 3 एंड 2 है, 2 एंड 3 है, तो जो इमेज है वो -3 एंड 2 बन जाएगा। अब इसी चीज को ज़हन में रखते हुए आप जरा ये क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ भी हमारी रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल्स टू -x है। आप एक पॉइंट उठा लें इसका, मैं ये उठा रहा हूँ पॉइंट, दैट इज 1 एंड 2। मैं लिख लेता हूँ फिर, कॉमा 2। अब इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? इसका पॉइंट कहाँ, इसका जो इमेज का पॉइंट है वो कहाँ बनेगा? इस पॉइंट का 1 एंड 2 का। मुझे पता है कि y इक्वल्स टू -x पे हो रही है। मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि भाई इसको हमने स्वैप करना है, 2 को 1 से, 1 को 2 से, और दोनों के साथ माइनस लगा देना है। सो बेसिकली मेरा जो पहला पॉइंट है, अगर मैं इधर लिख दूँ, तो वो बेसिकली बन जाएगा -2 -1। तो वो मैं इधर ये लें जी, -2 -1। दूसरा पॉइंट उठा लें, दैट इज 3 एंड 3। दोनों को स्वैप करें, वो बन जाएगा -3 एंड -3। वो जनाब आपका ये बन जाएगा -3 एंड -3। तीसरा पॉइंट उठा लें, ये है 1 एंड 3, ये था 3 एंड 3। 1 एंड 3 को जब स्वैप करेंगे तो वो 3 एंड 1 बनेगा और साथ माइनस माइनस लग जाएगा, तो बेसिकली वो -3 एंड 1 -1 हो जाएगा। लें जी, ये आपका ट्रायंगल के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए एंड यू जस्ट हैव टू जॉइन द पॉइंट्स एंड हियर वी गो, दिस इज योर ट्रायंगल सी। 2 मार्क्स आ गए। ऑब्वियसली पहले अटेम्प्ट में तो इतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा कि ये भाई ये सर क्या तरीका बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब आप 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये बहुत ईज़ी हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि y इक्वल टू x पे क्या होता है, दोनों स्वैप कर सकते हैं। y इक्वल टू -x पे क्या होता है, दोनों स्वैप ही करते हैं पॉइंट। आप उसमें और साथ नेगेटिव भी साइंस मिला सकते हैं उनके। अब कोई ग्राफ की ज़रूरत कुछ भी नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट, ये आपकी रिफ्लेक्शन है। अच्छा जी, अब हम करते हैं रोटेशन।
पहले जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन का सारा बताया, आई होप आपको कुछ समझ आ गई होगी। पर देखें एकदम किसी चीज़ की पहली क्लास में समझ नहीं आ जाती, मैथ्स आपको प्रैक्टिस के साथ समझ आता है। आपको आप कोई 5, 8, 10 क्वेश्चन उसके रिफ्लेक्शन के आप एक दफ़ा कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब वो अप्लाई करते जाएँ और क्वेश्चंस करते जाएँ। और इस वीडियो के अलावा मैं एक वीडियो ऐसी भी बनाऊँगा जिसमें मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक करूँगा और उसमें भी मैं आपको डिटेल सारी चीज़ें समझाऊँगा। ये तो अभी मैं सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूँ ना और एक आधा 1-2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उसमें सिर्फ हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक टॉपिक वाइज़ और उसमें भी फिर मैं आपको समझाऊँगा सारा इंशाल्लाह। आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी और यू विल ईज़िली गेट ए स्टार इन मैथ्स इन कमिंग मई 2025। अच्छा जी। अब रोटेशन के अंदर रिफ्लेक्शन के बाद जब मैं रोटेशन की बात करूँ तो रोटेशन क्या है? रोटेशन है कि आपने रोटेशन मतलब एक चीज़ को रोटेट कर दिया। अब रोटेशन में जो 3 आपकी जो एग्ज़ामिनर आपको देता है, टाइप ऑफ रोटेशन जिसे मैं कहूँ, वो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ एक ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ रोटेट कर दें, जिसको हम 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ भी कहते हैं। इसी तरह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ है, जिसको हम 270 डिग्री क्लॉकवाइज़ भी कहते हैं, कि मतलब कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज़ पे भी वही फ़ॉर्मूला लगेगा, जो कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ पे लगेगा। और इसी तरह होता है 180 डिग्री रोटेशन। 180 पे कोई क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं होता क्योंकि 180 एक 180 डिग्री रोटेशन होती है। उसकी डिटेल्स में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स कम टू द प मेन पॉइंट। अब ये तो हो गई आपकी टाइप ऑफ रोटेशंस। अब इसमें वही बात आ गई कि इसमें भी आपने अगर देखना है कि जी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जी इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। आप अपने पिछले बेशक 25 ईयर्स के 30 ईयर्स के अपने पास पेपर्स उठा के देख लें, एग्जामिनर वही बात रिपीट कर रहा है रोटेशन के क्वेश्चन में। या तो वो आपको इमेज और ऑब्जेक्ट दे देगा और सेंटर पूछेगा और वो साथ ये बता देगा कि जी बताएँ कि ये वो आपको ये बता देगा कि जी ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ रोटेशन हो रही है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये ए इज़ मैप्ड ऑनटू ट्रायंगल सी बाय अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज़, तो मुझे इसका सेंटर बता दें। अब सेंटर निकालने के भी ऑब्वियसली एक ग्राफिकल मेथड है जो कि बिकॉज़ मेरी ये वीडियो स्पेसिफिकली विदाउट ग्राफ क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, तो इसलिए मैं इसमें ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं करूँगा। मैं आपको विदाउट ग्राफिकल मेथड बताऊँगा। शायद वो आपको थोड़ा-सा लेंथी लगे या वो आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगे, समझ ना आए फर्स्ट अटेम्प्ट पे, लेकिन आप जब इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे वीडियो को, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ इसके बाद करूँगा, तो फिर आपको और भी इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ रोटेशन के अंदर आपने याद रखनी है, दैट इज़ अ सेंटर पॉइंट, ठीक है? सेंटर पॉइंट जो होता है ये बहुत मैटर करता है रोटेशन के अंदर, ठीक है? और मोस्टली क्वेश्चंस बच्चों के सेंटर पॉइंट की वजह से गलत हो जाते हैं। अब रोटेशन के अंदर सबसे पहले जब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ की बात करूँ और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ की बात करूँ, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ रोटेट करवाना है। अब रोटेशन में आपको एक सेंटर की ज़रूरत है, आपको रोटेशन का पता होना चाहिए। इसी तरह जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया, रिफ्लेक्शन से पहले भी बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में वो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देता है। ए पार्ट में वो आपसे डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन ब्ला-ब्ला जो भी मैंने आपको बड़ी डिटेल रिफ्लेक्शन से पहले ये चीज़ बताई थी। और और सेकंड पार्ट में वो आपसे ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन फुल फ्लेज एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कराता है। मेक श्योर कि ये वो टॉपिक है जो कि एग्जामिनर इसको उन टॉपिक में रखता है जो कि 13 मार्क्स के जिनके क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। अच्छा, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए कि ये 13 मार्क का अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई आपका आप ए से सी पे आ जाएँगे। ये याद रखिएगा, ठीक है? आप ए ग्रेड से सी पे आ जाएँगे अगर आपका एक 13 मार्क वाला क्वेश्चन छूट गया। सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ में आपने मैं एक छोटी-सी इसकी एग्ज़ाम्पल इधर मैं पहले एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है? व्हिच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि मैं ये जो कह रहा हूँ इसको हमने इसको फ़ॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है। देखें जी ये एक मैंने वाई एक्सिस बना दिया, ये एक एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है? मैं वैसे ही आपको एक समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया ए, ठीक है? अच्छा, ये हो गया जी आपका मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है? रोटेट करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और ये जनाब कुछ ऐसे हो जाता है और जब रोटेट करके इसका इमेज जो बी बना वो कुछ ऐसे बन गया। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब वही बात कि सबसे पहली चीज़ डिस्क्राइब ए पार्ट अगर ये रोटेशन वाला क्वेश्चन ए पार्ट में आ गया है जिसमें हमने डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब दिस रोटेशन, ठीक है? तो हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये रोटेशन हो रही है? क्योंकि रिफ्लेक्शन में भी कभी-कभार जो रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू -x पे होती है, y इक्वल्स टू -x की लाइन पे होती है रिफ्लेक्शन, उसमें भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई आप जो है रोटेशन के क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे? अब वो 1-2 क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में ऐसे हैं जिसमें कि आपके जो है वो ए पार्ट में जिसमें उसने डिस्क्राइब का पूछा है वो उसमें वो
रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन बहुत से बच्चे वो ये समझ बैठे जब भी मैं उनको ये क्वेश्चन देता हूँ, वो ये समझते हैं कि ये रोटेशन हो रही है। नहीं, रोटेशन नहीं हो रही, वो रिफ्लेक्शन हो रही है। आई विल शेयर लेटर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन विद यू हियर। अच्छा, अब हमने कैसे पता करना है? मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि यू हैव टू सी द मार्क्स ऑफ द ए पार्ट। अगर तो ए पार्ट 3 मार्क्स का है, ठीक है? मैं फिर इधर लिख रहा हूँ कि अगर जो आपका ए पार्ट जो है, वो 3 मार्क्स का है, तो ये कन्फर्म है कि वो या तो रोटेशन का क्वेश्चन है या वो एनलार्जमेंट का है। इसको आप एक हमारी उर्दू ज़ुबान में समझ लें कि रटा मार लें, ठीक है? कि अगर वो ए पार्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन का 3 मार्क्स का है, आई मीन जिसमें उसने लिखा है डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स ए इनटू द ट्रायंगल ए इनटू ट्रायंगल बी। तो उसको अगर जो डिस्क्राइब वाला वो जो ए पार्ट अगर वो 3 मार्क्स का है, तो ये कन्फर्म है कि वो रोटेशन का है या वो एनलार्जमेंट का है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि भाई वो क्यों 3 मार्क्स का रोटेशन एनलार्जमेंट का है, वो 2 मार्क्स का क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पीछे बताया है कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन होती है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन और रोटेशन एनलार्जमेंट में क्यों फ़र्क है मार्क्स के अंदर? क्योंकि इन दोनों के अंदर एक चीज़ ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेंटर। ये सेंटर का 1 मार्क है जो कि इसको 3 मार्क्स में कन्वर्ट कर देता है। बाकी 1 मार्क उसी तरह कि जी आपने ट्रांसफॉर्मेशन बता दी, रोटेशन 1 मार्क उसका हो गया, ठीक है। फिर दूसरी आपने उसको ये बता दिया कि जी ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज़ हो रही है, 180 पे हो रही है। और थर्ड चीज़ आपने उसको जब उसका सेंटर बता दिया, तो उसके 3 मार्क्स जस्टिफाई हो जाएँगे उस पार्ट के एंड द एग्जामिनर विल डेफिनिटली गिव यू इंशाल्लाह 3 मार्क्स। एनलार्जमेंट में भी इसी तरह सेंटर आ जाता है। जब हम एनलार्जमेंट करेंगे, तो मैं आपको उस चीज़ का एनलार्जमेंट में भी ये सारी डिस्कस कर लूँगा ये चीज़ें सारी। नाउ लेट्स स्टार्ट द फार्मूला। क्योंकि ये एक वीडियो आपकी विदाउट ग्राफ की है, तो इसमें आपने अब वो कौन सा फार्मूला लगाना है जिसमें आपको ये ग्राफ की जरूरत ना पड़े और आपका रोटेशन का क्वेश्चन हो जाए। जब अब मैं अब दोबारा एक बनाता हूं, आपने देखा होगा कि एक ये ए है, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और एक बी बना दिया, बी ट्रायंगल बना दिया। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मैंने कुछ ऐसे बना यहाँ चलें, मैंने अगर बहुत ही मुश्किल कर दिया आपके लिए तो मैं इजी कर देता हूँ। मैंने ये बना दिया, दैट इज बी। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी, ठीक है, बाय ट्रांसलेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखें कि ये ए जो है, जब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे मैं रोटेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको, चले मैं ये एक्स एक्सिस एक्सटेंड कर देता हूँ और मैं कहता हूं कि मैंने इसी ए को सी पे मैप किया और इसको क्लॉकवाइज रोटेशन पे मैंने रोटेट कर दिया। इतना तो इंसान को पता ही होता है कि मतलब कि ये क्लॉकवाइज हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपकी उल्टी घड़ी चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर सीधी प्रॉपर जो नॉर्मल घड़ी चलती है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अब हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि जी ए से जो सी पे मैप हो रही है, जो ए ट्रायंगल जो सी पे मैप हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो ऑब्वियस बात है, ये जो पॉइंट्स हैं ये ग्राफ के ऊपर ही ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, तो ये पॉइंट्स आपके भाई ग्राफ के ऊपर होंगे। मैं तो इधर स्केलिंग नहीं कर रहा ग्राफ के ऊपर, लेकिन ये ग्राफ के ऊपर जो आपको जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर तो ये देखिए ना, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्ला ब्ला आगे तक जाते जाएंगे। इसी तरह वाई पे भी होंगे 1 2 3 4 5। इसी तरह -1 -2 -3 -4, इस तरह ये सारे पॉइंट्स होंगे। इसी तरह x-1 x-2। मैं तो खैर इधर नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको वो जो क्वेश्चन देगा, जो ग्राफ देगा, उसके ऊपर स्केलिंग हुई होगी। अब मैं कहता हूं कि जी मैंने एक ये पॉइंट उठाया विच इज दिस वन, विच इज 4 and 2। ये एक पॉइंट है दिस वन, चले जिसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ये 4 and 2 है। 4 and 2 को मैंने रोटेट करना है एंटी क्लॉक, मैंने रोटेट करना है क्लॉकवाइज रोटेशन पे, जो कि मुझे सी का डायग्राम देगा, सी की ट्राइंगल देगा। तो मैं क्या करूंगा, अब आ जाए उस फार्मूले के ऊपर। सबसे पहले तो वो फार्मूला आप देख लें कि हमने उसमें करना क्या होता है। ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को जो है एक्स एंड वाई ले रहा हूँ, और ये मैंने इसको कॉलम वेक्टर में लिखा। कॉलम वेक्टर क्या होता है कि जब आप एक पॉइंट को नॉर्मली, जो एक ग्राफ के ऊपर किसी भी लाइन का जो एक पॉइंट होता है या ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट होता है, वो क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। ये एक नॉर्मल पॉइंट है। लेकिन जब मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखता हूँ ना,
तो ये कॉलम वेक्टर बन जाता है, वेक्टर फॉर्म बन जाती है, जो कॉलम वेक्टर फॉर्म बन जाती है, जो वर्टिकल फॉर्म बन जाती है, इसको कहते हैं कॉलम वेक्टर फॉर्म। ठीक हो गया जी। तो मैं एक्स एंड वाई जो है कॉलम वेक्टर फॉर्म में लेके इसको यूज करूंगा। अब ऑब्वियसली मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए, मुझे इमेज भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए कि क्या रोटेशन हो रही, क्या हो रही, सेंटर भी चाहिए। अच्छा, अब जब उसने आपसे ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है ना, तो वो आपको सेंटर भी देगा, वो आपको ये भी बताएगा कि ये कौन सी रोटेशन हो रही है, ठीक है, और फिर हम उसका इमेज दे सकेंगे। अगर हमारे पास सेंटर नहीं है और हमारे पास ये है कि जी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रही है जी, ये जो है ना जी, ए एक ट्राइंगल है, इसको आप रोटेट कर दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे, ठीक है, और उसके बाद उसको हमें इमेज दे दें सी की शेप में। भाई उसके लिए हमारे पास सेंटर होना भी बहुत ज़रूरी है। सो द सेंटर इज़ वेरी मस्ट while rotating any object into a new shape or mapping a triangle A into triangle C. So ये इधर लिख लें, center is very must. अब सेंटर को मैं जनाब ले रहा हूं ए एंड बी की फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट को मैं ले रहा हूं फॉर्मूले के लिए एक्स एंड वाई की फॉर्म में। अब इस पर आपने गौर करना है। ऑब्जेक्ट, अच्छा ये क्या है जी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, आपका आंसर क्या आता है, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, मतलब इसी आंसर को आपने नेक्स्ट स्टेप पे ले आना है और फ्लिप कर देना है। वाई माइनस बी ऊपर आ गया, एक्स माइनस ए नीचे आ गया, और एक्स माइनस ए के साथ आपने माइनस लगा देना है, प्लस इसके अंदर आपने सेंटर दोबारा कर देना है। यू विल गेट योर इमेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज के अंदर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट से सेंटर माइनस करना है, बट उसको आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। उसका जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले आना है, उसको फ्लिप करना है, मतलब कि ये इस तरह ये हो गया और ये इस तरह हो गया, और एक्स माइनस ए के साथ माइनस लगा देना है, उसके अंदर सेंटर दोबारा ऐड कर देना है। यू विल गेट योर इमेज। इंशाल्लाह जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो समझ आ, डेफिनेटली जरूर समझ आएंगे। अब बात करते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की। ए सी डब्ल्यू का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर है, एवरीथिंग इज सेम लाइक क्लॉकवाइज रोटेशन, उसका जो फॉर्मूला है, लेकिन अब एक छोटी सी चीज जो हमने चेंज करनी है वो इस तरह है, ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, व्हाट यू गेट, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। फ्लिप नेक्स्ट स्टेप में। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज में हमने एक्स माइनस ए के साथ माइनस लगाया था, अब हम वाई माइनस बी के साथ माइनस लगाएंगे। ओके हो गया, प्लस इसके अंदर दोबारा सेंटर कर देंगे जो कि ऊपर भी ये किया था। यू विल गेट योर इमेज। ले जी, ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं जी आपके 180 पे रोटेशन की, 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री पे जो रोटेशन होती है इसका भी इंतहाई इजी फार्मूला है, सेम लाइक दिस, एक्स वाई ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, आंसर आया एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। फ्लिप द आंसर। अच्छा, अब इसमें आपने फ्लिप नहीं करना, ठीक है, इसमें आपने दोनों के आंसर को फ्लिप नहीं करना, जस्ट ब्रिंग द आंसर नेक्स्ट स्टेप, और अब दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, प्लस इसके अंदर आपने सेंटर कर देना है। यू विल गेट योर इमेज। दैट्स इट, ये आपकी सारी रोटेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एड ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, द आंसर यू गेट, जस्ट फ्लिप द आंसर, पुट माइनस इन 90 डिग्री क्लॉकवाइज विद एक्स माइनस ए, प्लस उसके अंदर आप दोबारा सेंटर कर दें, यू विल गेट योर इमेज। अब इसी आप ये हर पॉइंट के साथ करेंगे, पहले ये पॉइंट उठाएं, उसको सेंटर ऑब्वियसली आपको रोटेशन के क्वेश्चन में दिया होगा उसने, फिर उसके बाद ये पॉइंट उठाएं, उस पर ये फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है,
फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट उठा लें। तो तीनों पॉइंट्स को उठा के जब आप इंडिविजुअली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखें शुरू में 1-2 दफ़ा जब आप करेंगे शुरू में तो आपको हो सकता है मुश्किल लगे कि भाई ये क्या बड़ा लेंथी है। जब आप इसके 5-7 क्वेश्चंस कर लेंगे और जब ये एक फ्लो में आ जाएँगे, तो इंशाल्लाह ये विदिन सेकंड्स ये आपसे आई थिंक विदिन 20 सेकंड्स ये हो जाएगा। अच्छा जी, उसी तरह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ में सेम वही चीज़ है, बट क्या है कि अब y माइनस बी के साथ लगेगा, माइनस, और रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। 180 रोटेशन में हम ये जो आंसर निकला है इसको फ्लिप नहीं करते, हम इन आंसर को एज इट इज लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और उसको अब हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे और इसी तरह सेंटर उसके अंदर ऐड करेंगे एंड यू विल गेट योर इमेज। लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ताकि आपको मैं यही जो फार्मूला मैंने आपको बताया है ये मैं फार्मूला आपको अब उधर अप्लाई करना सिखाऊं। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे मैं डिस्कस कर रहा था अबाउट यू नो योर कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें जैसे y इक्वल्स टू माइनस एक्स की जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिप भी कर जाता है, फ्लिप तो करता ही करता है, वो रोटेट भी कर जाता है रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में। अब ए पार्ट में अगर देखें, डिस्क्राइब फॉर द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑनटू ट्रायंगल बी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ ही कुछ नहीं आ रही, मुझे कैसे पता लगा कि ये रोटेशन का क्वेश्चन नहीं है। अब बताइए, देखा जाए सारे कहेंगे रोटेशन, जो स्टूडेंट एक उसी वक्त जब पहली नजर आपकी क्वेश्चन में पड़ती है आप कहते हो ओहो ये तो रोटेट हो रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा। क्यों? मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूं? बिकॉज ये नहीं कि उसका बी पार्ट रोटेशन का, भाई हो सकता है कि वो आपको ए पार्ट में भी रोटेशन दे रहा हो और बी पार्ट में भी रोटेशन दे रहा हो, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं कि ये नहीं है, वो क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इफ यू लुक एट द मार्क्स इट्स 2 मार्क्स। ट्रांसलेशन में कभी भी आपका जो इमेज है, इमेज क्यों मैं बी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये देखेंगे दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। ट्रांसलेशन में जो मैंने अभी आगे आपको करानी है उसमें कभी भी जो इमेज है वो रोटेट नहीं होता, ये याद रखना आपने। सो दिस इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन। ये कंफर्म हो गया, किस तरह कंफर्म हुआ? मुझे ये मार्क्स ने कंफर्म कर दिया, तो लो जी 1 मार्क तो मेरे आ गए। रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन लाइन भी बतानी है, दूसरा मार्क उसका है। अब मैंने देखना है कि इफ आई लुक एट दिस, ए का मैं ए पॉइंट उठा लेता हूं विच इज 2 and 1, और मैंने ये देखना है कि इसकी ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट ए है, जब ये मैप हुआ ट्राइंगल ए, जब मैप हुआ बी पे, तो इसका ये वाला जो ये रेड पॉइंट जो मैंने बनाया है वो यहां नहीं आ गया, ये दिस वन, ऑब्वियस बात है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसका क्या पॉइंट है? -1 एंड -2। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, आपको कुछ चीज फेमिलियर नजर आ रही है? क्या हो रहा है? एक तो टू की जगह टू वन से स्वैप हो गया और वन टू से स्वैप हो गया और दोनों के साथ माइनस लग गया। तो ये मैंने रिफ्लेक्शन के पोर्शन में इसी वीडियो में बताया था कि भाई जब दोनों पॉइंट्स आपस में स्वैप कर जाएं और दोनों के साथ माइनस लग जाए, तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ रिफ्लेक्शन विद द लाइन y इक्वल्स टू -x। सो आई विल से रिफ्लेक्शन लाइन y इक्वल्स टू -x। अभी तो बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे जी सर वो इसमें बड़ी प्रॉपर अंग्रेजी लिखनी होती है, ये होता है वो होता है। भाई ये अंग्रेजी का एग्जाम नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट देखता है, एग्जामिनर आपका नॉलेज देखता है, एग्जामिनर आपका लॉजिक्स देख रहा होता है, वो आपकी अंग्रेजी नहीं देख रहा होता। ऑब्वियसली आपने अब उधर उर्दू में तो नहीं लिखा ना, या वो चैटिंग वाली अंग्रेजी जो आप नॉर्मली जो व्हाट्सएप पे जो चैट कर रहे होते हैं, जो और दूसरी ऐप्स के ऊपर जो इंस्टा के ऊपर ब्ला ब्ला जो भी चैट कर रहे होते हैं, वो वाली अंग्रेजी नहीं लिखनी, प्रॉपर अंग्रेजी लिखनी है। लेकिन इतनी कोई बहुत ज़्यादा भी आपने इधर जो है वो कहते हैं शेक्सपियर नहीं बन जाना, और जो है ना कि मतलब अंग्रेजी के ऊपर ही टाइम जाया करता है ना। भाई आपने एग्जामिनर को बता देना है, एग्जामिनर ने आपकी ये चीज़ देखनी होती है कि जी बच्चे को ये चीज़ आती है। अब मैंने अगर लिख दिया रिफ्लेक्शन विद लाइन y इक्वल्स टू -x, दैट्स इट, पूरे 2 मार्क्स देगा एग्जामिनर आपको। इसमें वो कोई आपके साथ फटा नहीं करेगा कि जी आपकी अंग्रेजी नहीं ठीक थी, जी आपने ये नहीं लिखा जी रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ द लाइन और ब्ला ब्ला जो भी। ऐसी कोई मैथ में अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इतना जो है ना इधर ब्रिटिश बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो जिनमें आप अपनी अंग्रेजी अच्छी कर सकते हैं। मैथ के अंदर मैं इसीलिए ये वीडियोस उर्दू में बना रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ आ सके, ठीक है। अंग्रेजी सबको आती है, या ज़्यादा अंग्रेजी जानने से इंसान ज़्यादा उसके अंदर उसके पास नॉलेज नहीं आ जाता, या ज़्यादा अंग्रेजी बोलने से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता, ठीक है। आपके पास मैथ का नॉलेज होना चाहिए बिकॉज ये मैथ के क्वेश्चन है। चले जी, बी पार्ट।
Triangle A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degree anti-clockwise about the origin. देखिए ये जो बात करते हैं ना अबाउट द ओरिजिन ओरिजिन कहते हैं इसको, ये देखें, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, पॉइंट बना रहा हूँ रेड पर, इस पॉइंट पे जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, क्योंकि एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो उसने जो अबाउट द ओरिजिन का क्या मतलब है कि जो इसका जो सेंटर है वो 0 एंड 0 है, जिसको मैं फॉर्मूले में ए एंड बी ले रहा था। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने जो डायग्राम के ऑन द डायग्राम ड्रॉ द ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। आपने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे रोटेट करना है ट्राइंगल ए को, और जो इमेज बनेगा उसको फिर आपने इस ग्राफ के ऊपर ही प्लॉट कर देना है। लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले ये 2 and 1 पॉइंट ले रहा हूं। मैं इसका फार्मूला जो है इधर ही लिख दूंगा। चलें मैं इधर लिख देता हूं। मैं फार्मूला पहले लिख दूं। ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में फ्लिप, चूंकि ये आपका जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके y माइनस बी के साथ माइनस लगेगा, प्लस इसके अंदर आपने सेंटर कर देना है। यू विल गेट योर इमेज पॉइंट। ठीक है जी। अब इसको अप्लाई करते हैं। व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट और व्हाट इज योर एक्स एंड वाई 2 and 1। व्हाट इज योर सेंटर, मैंने आपको अभी बताया यहाँ कि ये, क्योंकि उसने ओरिजिन की बात की है तो वो 0 0। व्हाट यू गेट 2 and 1। नाउ फ्लिप। अब माइनस किसका साथ लगेगा, 1 के साथ। ठीक हो गया जी। प्लस इसके अंदर कर दे 0 and 0। व्हाट यू गेट -1 and 2। ठीक है जी। अब ये -1 and 2 किधर आ रहा है जी, -1x एंड +2, ये जी इधर आ गया। ओके हो गया। ये आपका एक पॉइंट की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब आ जाए इस पॉइंट के ऊपर 5 and 1। 5 and 1 -0 0। व्हाट यू गेट 5 and 1। फ्लिप +0 0, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस ऊपर के साथ लगेगा, तो योर आंसर इज -1 and 5। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट था 5 and 1, अगर सेंटर 0 0 हो और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो, तो वो क्या होता है, उसको फ्लिप करके हमने ऊपर वाले के साथ माइनस लगा देना। सो इट्स गोइंग टू बी नाउ -1 and 5। अगर मैं इसको ऊपर करूं तो दिस इज वेयर द पॉइंट इज। अब जनाब आपका ये वाला पॉइंट रहेगा 4 and 2। ये क्या था 5 and 1। अच्छा जी, ये मैं रेज कर देता हूँ, बल्कि चले मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा हो जाए। अच्छा जी, नाउ माय पॉइंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज 4 and 2। इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। 4 and 2 माइनस सेंटर 0 and 0। यू गेट व्हाट 4 and 2। फ्लिप नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा जी, इसके बाद चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर के साथ माइनस, प्लस 0 and 0। व्हाट यू गेट -2 and 4। सो वेयर इज -2 and 4। सो हियर वी गो -2 and this one. Now these 3 points I'm going to plot, join them, and it will automatically become a triangle, which is triangle C. So this is your 90 degree anti-clockwise rotation. अब मुझे बताएं कि अगर आप ये कोई 4 से 5 क्वेश्चंस कर लें, तो क्या आपको कोई इसमें किसी भी कोई ग्राफ, मतलब कि कोई वो प्रोटेक्टर और कोई स्केल और ये वो इस तक जरूरत है नहीं। भाई आप ये 4 से 5 क्वेश्चंस करें, इंशाल्लाह आपको कभी जिंदगी में कभी ये रोटेशन नहीं भूलेगी। ठीक है। और अभी ऑब्वियसली 1 2 क्वेश्चंस करेंगे पहले शुरू में मुश्किल लगेगा, लेंथी भी शायद आपको लगे कि भाई ये क्या समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, बार बार ये वीडियोस देखें, स्लो करके देखें कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्ट के अंदर माइनस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से माइनस कर रहा हूँ सेंटर, और जो आंसर आ रहा है उसको फ्लिप कर रहा हूँ। फ्लिप करके उसको मैं वाई माइनस बी के साथ, जो ऊपर वाला आंसर है उसके साथ मैं माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने ये लगाया, फिर उसके अंदर सेंटर में दोबारा ऐड कर रहा हूँ और अपना आंसर ले रहा हूँ जो कि इमेज का आंसर है, और तीनों को अलग अलग करके देखें, ये किया, ये किया, ये किया, तीनों पॉइंट्स को मैंने कर दिया और उसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो इसके जब आपको 4 5 6 क्वेश्चंस करेंगे तो इनशाला यू विल डेफिनेटली लाइक दिस मेथड, और आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि भाई दुनिया का जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए रोटेशन का, आपके लिए फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो वैसे लंबी हो गई है,
कोई नहीं, करते हैं। Triangle A, B, and C are drawn on the grid. Describe fully the single transformation that maps A onto triangle B. अब अगेन वही बात आ गई कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल बी। अब मैंने डायग्राम तो देख ली, मुझे पता तो लग गया कि ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। क्यों? कि वो फ्लिप हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है और भी चीज़ों की। लेकिन मैंने जनाब सबसे पहले जो चीज़ देखी वो थे ये मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मुझे तो उधर ही कंफर्म हो गया कि भाई ये रिफ्लेक्शन है। क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमेशा याद रखना है कि फ्लिप तो होता ही है। अब मसला क्या है कि मुझे ये नहीं पता कि ये रिफ्लेक्शन लाइन कौन सी है, किस रिफ्लेक्शन लाइन से ये रिफ्लेक्शन हो रही है। तो मैंने इसका आपका इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो जब मैं रिफ्लेक्शन आपको समझा रहा था, मैंने ये बहुत दफ़ा आपको बताया था, मैं फिर बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड द रिफ्लेक्शन लाइन। अब आप अगर देखेंगे कितने बॉक्सेस हैं इधर से, 1 2 3 4, ठीक होगा। ये 4 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्स एक तरफ कर दें, 2 बॉक्स एक तरफ कर दें, तो जनाब ये जो आपकी लाइन होगी, दिस वन, आई एम नॉट यूजिंग दोज फीचर्स इन माई दिस ऐप कि जिससे स्ट्रेट लाइन हो जाए और ये हो जाए। मैं ज़रा एक रैंडम लाइन विद x इक्वल्स टू -1 एज अ रिफ्लेक्शन लाइन। ठीक हो गया जी। अब आ जाए बी पार्ट के ऊपर। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल सी। अब वो यही ट्राइंगल ए को ट्राइंगल सी पे मैप कर रहा है। अब मैंने देखा कि ये कहीं स्लाइड तो नहीं हो रहा, कहीं फ्लिप तो नहीं हो रहा, कोई कुछ हो तो नहीं रहा, एनलार्जमेंट तो हो नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है एनलार्जमेंट में तो चीज़ बड़ी हो जाती है। अब इसमें जनाब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मुझे पता लग गया कि जी 1 मार्क तो मेरे आ गए, क्योंकि ये रोटेशन हो रही है। 2 मार्क्स कैसे जस्टिफाई करने हैं, 2 मार्क्स को कैसे ऐड करना है इसके अंदर। दूसरा मार्क जो होगा वो ये हमें उसका हमें मिलेगा कि जिसमें हम बताएंगे कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। और तीसरा मार्क हमें इसके सेंटर का मिलेगा। अब सेंटर इधर निकालना ग्राफिकल मेथड से बहुत लेंथी है, तो मैं आपको इंशाल्लाह फार्मूला के साथ बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द सेंटर विद द फार्मूला विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्टर और एनी ड्राइंग एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसमें आप कंपास को यूज़ करना पड़ता है और बड़ा एग्जैक्ट लाइंस बनानी पड़ती हैं। तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आई नो। कभी कोई कंपास नहीं मिल रहा जी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ज्योमेट्री पूरी नहीं है, तो भाई आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। You may need your compass and protectors in some other topics, but not in transformation anymore. So it is a rotation. And now if you look at this question, which is like कि अगर आप A को देखें वो किस तरफ लाई कर रहा है, उसका ये जो कॉर्नर है ये 2 की तरफ है, लेकिन जब मैं उसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो वो यही चीज़ आपकी ऊपर की तरफ जाती है। अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में लेके जाऊँ तो क्या वो यही चीज़ नहीं बनती सी? यस। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक श्योर कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही हो रही है। अच्छा, अब मसला क्या है कि मेरे पास सेंटर नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट भी है, मेरे पास इमेज भी है। तो मैं जनाब एक ये कॉर्नर पकड़ूंगा, ठीक है, विच इज़ द पॉइंट इज़ 1 and 2। मुझे पता है ये 90 डिग्री। अच्छा, इधर मैं लिख लूंगा, इट इज़ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। ना भी लिखें रोटेशन, लिख भी दें, इट्स फाइन। 2 मार्क्स आ गए। अब हमने जो मेन चीज़ है वो सेंटर निकालना है। अब सेंटर निकालने के लिए जनाब ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको अरेज करके पीछे कर दूं ताकि हमें जगह मिल जाए। ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, क्योंकि सेंटर हमारे पास है ही नहीं, सेंटर तो हमने निकालना है ना, इसलिए मैं उसको ए एंड बी ही रख रहा हूँ। अगर सेंटर कोई होता 1 and 2 या 2 and 3 जो भी होता, तो मैं उसको ए एंड बी की जगह डालता, लेकिन है ही नहीं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 - A 2 - B, यही आएगा ना।
नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा मेक श्योर कि मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपना जो पॉइंट है ना, अब जैसे इधर ये पॉइंट क्या था, 1,2, मैंने इसको ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये फिर ये क्वेश्चन होगा। जो आंसर आया उसको फ्लिप करें, 2 - b, 1 - a। चूंकि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अब मैं इसके साथ 1 - a के साथ माइनस लगाऊंगा। पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज थी, तो ऊपर वाले 2 - b के साथ माइनस लग रहा था। इसके अंदर हम जनाब दोबारा सेंटर कर देंगे। यू विल गेट योर इमेज विच इज, अब इस पॉइंट का जो इमेज है वो यही है ना, विच इज व्हाट, 1 and 0, 1 and 0। If you look at these questions, if you look at this step, तो ये देखेंगे दो आपकी साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बन गई हैं। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे बन गया, 2 - b + a = 1, एंड -1, चूंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा माइनस, तो -1 + a + b = 0। अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा आपके लिए भी ईजी हो जाए। मैं 2 को 1 के साथ लेके जाता हूँ राइट साइड पे। इसको मैं a - b इसको मैं 2 को इधर ले जाता हूँ तो वो -1 हो जाएगा। थोड़ा सा ज़रा नीट कर देते हैं। और दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज a + b मैं -1 को राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ अपने, इट विल बिकम +1। नाउ सी जनाब, ये आपका कट गया एलिमिनेशन मेथड, सबको आता है। ये बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। 2a = -1 + 1 0, सो a = 0। अब a 0 आ गया, ठीक हो गया। अब यही a 0 जो है या इसमें डाल दें, इस इक्वेशन में a की जगह स्वैप कर दें, या इसमें इंसर्ट कर दें, या इसमें कर दें, इसमें, इट्स योर चॉइस। सो आई एम यूजिंग a - b = -1, सो 0 - b = -1 एंड b = 1, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, सो b = 1। सो माई सेंटर इज रोटेशन 90 डिग्री clockwise rotation with center 0 and -1, दैट्स इट। लें जी, ये आपकी सारी रोटेशन है, ठीक है। मैं जो है इन फ्यूचर आपको कोई 180 डिग्री पे भी करवा दूंगा। राइट नाउ हमें आगे अब जो नेक्स्ट इसके बाद चीज़ करनी है दैट इज़ enlargement, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो। अच्छा जी, अब एनलार्जमेंट के बाद, रोटेशन और रिफ्लेक्शन के बाद जो तीसरी चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, दैट इज़ एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट जो है, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ स्केल फैक्टर। हमें स्केल फैक्टर देखना होता है। अब स्केल फैक्टर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके अंदर मेन चीज़ है सेंटर पॉइंट और वो फार्मूला जो कि विदाउट ग्राफ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्केल फैक्टर की, और पहले मैं ये बात करूंगा कि एनलार्जमेंट में ऑब्वियसली इस पे भी क्वेश्चन आता है कि जी डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। अब डिस्क्राइब तो ऑब्वियसली इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर एक इस तरह का ग्राफ बना हुआ है और एक ये है ए एंड दिस वन इज बी, सो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि एनलार्जमेंट हो रही है, तो इसमें कोई हमें कोई रॉकेट साइंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि दिस इज एन एनलार्जमेंट। अब एनलार्जमेंट में जो सबसे पहली चीज जिसको मैंने इधर पॉइंट आउट किया हुआ है दैट इज अ स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर कैसे निकलता है? स्केल फैक्टर जनाब, आपने सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लें। स्केल फैक्टर जिसको हम एस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी, और इनिशियल जिसके एस एफ होते हैं, इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। अब इमेज की आप कोई भी एक लेंथ पकड़ लें,
मैं ये वाली लेंथ पकड़ लेता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं ये वाली लेंथ, मैंने तो खैर ग्राफ के ऊपर स्केलिंग नहीं की हुई, उधर तो आपको ग्राफ पे स्केलिंग आएगी, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि जी लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ जी ये है जी 3 सेंटीमीटर एंड दिस ए ट्रायंगल हैज़ 1 सेंटीमीटर बेस। So to find the scale factor, what you have to do, 3 divided by 1. So this is my scale factor. So enlargement, to find the scale factor, you just have to divide this 3 with 1. इमेज की लेंथ को डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ करके, क्योंकि ये ए जो है मैप हो रहा है बी पे एनलार्जमेंट के थ्रू। सो इसमें हम जब हमने सबसे पहली चीज स्केल फैक्टर निकालना है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1। फिर इसके अंदर वही चीज के डिस्क्राइब, पहले मैं बात करूं जो डिस्क्राइब का आ जाएगा। अगर तो डिस्क्राइब का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर हमने सबसे जो नॉर्मल चीज़ है वो यही करनी है कि इसमें हमने जो कहते हैं स्केल फैक्टर देना है नंबर 1। और स्केल फैक्टर से भी पहले ऑब्वियसली हमने ये बताना है कि ये एनलार्जमेंट हो रही है, क्योंकि इसका भी जो ये पार्ट होता है ये 3 मार्क्स का होता है। 1 मार्क है कि जी हमने ट्रांसफॉर्मेशन बता दी कौन सी हो रही है, वो एनलार्जमेंट हो रही है। दूसरी चीज़ हमने ये बताना है इसका स्केल फैक्टर, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। और तीसरी चीज़ जो है इसका सेंटर, जैसे रोटेशन के अंदर भी 1 मार्क सेंटर का होता है, इसमें भी हमने सेंटर निकालना है। अब ये कैसे चीज़ निकालनी है, स्केल फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, अब सेंटर कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ, और एनलार्जमेंट करनी कैसे है वो अब हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चन। और इससे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो देख लें आप इधर। इसी तरह ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने रोटेशन में बताया था, माइनस सेंटर। मैं ऑब्जेक्ट को कॉलम वेक्टर में एक्स वाई ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब ये एक पॉइंट एक्स वाई, और सेंटर भी एक पॉइंट है ए एंड बी, जिसको मैं कॉलम वेक्टर में लिख रहा हूँ, वर्टिकल फॉर्म में भी आप इसे कह सकते हैं। ऑब्वियसली इसका कोई आंसर आएगा एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। ठीक हो गया। इसमें हमने कोई फ्लिप नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्केल फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना इस आंसर को, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। इसके अंदर दोबारा सेंटर कर देना है, यू विल गेट योर इमेज। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, यू विल गेट योर आंसर। जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आ रहा है ये ला, इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके आना है, इसके साथ हमने ये स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी स्केल फैक्टर होगा क्वेश्चन का, उसके अंदर जो इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर दोबारा हमने सेंटर ऐड कर देना है, एंड यू विल गेट योर इमेज। इसी तरह हर पॉइंट को, अब जैसे एक पॉइंट ये मैंने ये पहले ये वाला पॉइंट लिया था, फिर मैं ये पॉइंट लूंगा, इसमें ये चीज़ अप्लाई करूंगा, और फिर मैं ये ले लूंगा, ये चीज़ अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो जो इस इमेज में 3 पॉइंट्स आएंगे उनको मैं प्लॉट करके ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मेरे पास एक लार्ज इमेज बन जाएगा, दैट इज माई आंसर, जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया हुआ है। अब ये शुरू में तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल लगेगा कि भाई क्या ये एक-एक पॉइंट के लिए मैं इतना-इतना फार्मूला लगाऊँ, लेकिन जब आप कोई 5-10 क्वेश्चन इसके कर लेंगे, 5 या 8 क्वेश्चन कर लेंगे और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि रोटेशन में भी देखें तो यही ऑब्जेक्ट माइनस सेंटर, ठीक है? उसमें क्या है कि आपने फ्लिप करना है, और माइनस प्लस अकॉर्डिंगली 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ लगाना है, और उसके अंदर अगेन सेंटर ऐड करना है। उनमें सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें चूँकि स्केल फैक्टर है तो इसमें हम स्केल फैक्टर कर देते हैं मल्टीप्लाई। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग साइन्स और फ्लिप की जगह हम इसमें सिर्फ स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। लें जी। पहला क्वेश्चन है जी, शेप ए इज एंड शेप बी आर ड्रॉन ऑन अ ग्रिड, ओके। वो कहता है जी, डिस्क्राइब फॉर द एनलार्जमेंट दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ऑब्वियसली एनलार्जमेंट हो रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी सर आपने तो कहा था कि जी डिस्क्राइब वाला जो क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का आता है, तो भाई उसमें डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन उस वक्त 3 मार्क्स का आएगा जब उसने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताई होगी कि ये क्या हो रही है। इसमें अगर इफ यू फोकस ऑन इन द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फुली द एनलार्जमेंट, यहाँ उसने एनलार्जमेंट खुद कह दिया कि एनलार्जमेंट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। अगर ये ना बताता तो ये फिर 3 मार्क क्वेश्चन होता। डिस्क्राइब फॉर द एनलार्जमेंट दैट मैप्स शेप ए ऑन टू बी। अब एनलार्जमेंट तो पता लग गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 2 चीज़ें रह गई हैं, दैट इज़ स्केल फैक्टर एंड सेंटर। अब सेंटर के लिए ऑब्वियसली अभी आपको ये चीज़ लेंथी लगेगी, ठीक है? आपको जो फ़ॉर्मूले के थ्रू करना है वो मुश्किल लगेगी, लेकिन एक दफ़ा जब आप, अगेन वही मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये ईज़ी हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहले हम इसका स्केल फैक्टर निकाल लेते हैं। नाउ इट्स योर चॉइस, आपने ये वाली लेंथ लेनी है, इसको इसके साथ लेना है, आपने ये वाली लेनी है, इसको फिर इसके साथ लेना है, तो यू विल गेट द सेम आंसर। आपने ये वाली लेनी है, इसको इसके साथ, जो आपको ईज़ी लगता है। अब मैं अगर ये वाली लेंथ लेता हूँ, ऑब्वियसली मुझे ए की भी ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी। सेम साइड की लेंथ हमने यूज़ करनी होती है। सो माय स्केल फैक्टर इज़ इक्वल्स टू, अब इस लेंथ को अगर आप देखें, सो दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, इमेज
2 divided by 1 centimeter. That is 1. So the answer is 2. So my scale factor is 2. अब आगे बात सेंटर की। सेंटर में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं एक ये पॉइंटर ला लेता हूँ और मैं दूसरा पॉइंट जो इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो ये वाला पॉइंट बन रहा है, दिस पॉइंट, राइट। सो मैं इन दोनों का इधर पॉइंट्स भी लिख लेता हूँ, 3, 3, ओके, एंड दिस वन इज -1, 5, ओके, हो गया। अब इसके लिए सेंटर निकालने के लिए अगेन जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया है, दिस वन आई विल यूज दिस फार्मूला which will help you to find the center. Now let's apply this formula here in the question. इवन दो है तो 1 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, आप अप्लाई करें और आपकी उसे जान छूट जाएगी, जो स्केल स्केल यूज़ करना है और वट एवर कुछ भी वो जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वही आप फार्मूला लगाएं और अप्लाई कर दें। नाउ ऑब्जेक्ट, नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑब्जेक्ट एज 3, 3, 3 minus center. We don't know the center, so I will take it as a and b. So my answer is 3 minus a, 3 minus b. Now there is no flip in the next step as like a rotation जिसमें हम flip करते हैं, इसमें कोई flip नहीं करना, just scale factor से multiply कर देना है। scale factor हमारा 2 है, 2, 3 minus a, y minus b, ये मेरा next step है। इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा अगेन सेंटर विच इज a and b और मेरा इमेज आ जाएगा। तो इमेज 3, 3 का क्या था, -1 and 5। ठीक हो गया जी। अब जब मैं इसको 2 को 3 माइनस ए और y माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, 6 minus 2a plus a equals to -1, और जो दूसरी बनेगी वो बनेगी 2y, सॉरी इट्स नॉट 2y, इट्स 3 minus b, सॉरी, मैं इसको 6 minus 2b प्लस b इक्वल्स टू 5। अब ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशंस को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली। आप एलिमिनेशन से कर लें, सब्स्टिट्यूशन से कर लें, इट्स योर चॉइस, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड पे लगेगा, बिकॉज दिस इज -6 माइनस ए इक्वल्स टू -1। सो -a को आप राइट साइड पे ले जाएं, -1 को आप लेफ्ट साइड पे ले आएं, तो -6 + 1 इट विल बिकम -5 एंड ऑन द राइट साइड इट विल बी पॉजिटिव ए। सो माई ए मैं इधर ये कर रहा हूँ जी, -6 + 1 इक्वल्स टू 2a minus a, that is a. So for me a is -5 and then आप इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लें। 6 minus 2b -6 सॉरी इट्स 6, एक निशान लगा लें, 6 minus 2b plus b, 6 minus b equals to 5। so b को राइट साइड, -b को राइट साइड पे ले जाएं, 5 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, so it is going to be 1 equals to b। ठीक हो गया। सो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -5, b की वैल्यू आ गई 1। सो मेरे पास ये सेंटर आ गया, बिकॉज मेरा सेंटर क्या था, a एंड b। सो मैं इधर लिख दूंगा माई सेंटर इज, अब इसको आप बेशक पॉइंट फॉर्म में लिख दें, नॉर्मल फॉर्म में, -5, 1, दैट्स इट। अच्छा जी अब आ जाए आगे बी पार्ट में, हम इसमें अब आप रोटेशन है वो भी कर लेते हैं। शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी बाय रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर 1 and 0, ड्रॉ एंड लेबल द शेप सी। कहता है शेप ए जो है इसको जब मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया थ्रू सेंटर 1 and 0, तो इसमें रोटेशन करने के बाद मेरे पास एक सी जो है शेप क्रिएट हुई, और वो मैंने अभी तक बनानी है। उसके मतलब पॉइंट्स मैंने निकालने हैं, तो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मैं उनको प्लॉट कर लूंगा। ले जी, अब मैं वो दोबारा वही फार्मूला लगाता हूँ जो मैंने रोटेशन के वक्त आपको बताया था। ऑब्जेक्ट, now what is my object? My object is a, right? So a के चारों पॉइंट कितने पॉइंट्स हैं, ये मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। These are the 4 points which I have to do individually। ठीक है जी, पहले मैं लूंगा 1 and 2, मैं इधर करता हूँ, सेंटर माइनस इसमें से करेंगे, दैट इज 1 and 0 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच इज 0 and 2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है, बल्कि मैं आगे कर देता हूँ, 2 and 0, इसके अंदर मैं फ्लिप करके, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो मैं नीचे के साथ माइनस लगाऊंगा, प्लस इसके अंदर 1 and 0 कर दूंगा। इवन दो 0 के साथ माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि फ्लिप करके नीचे के साथ माइनस लगाना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, प्लस इसके अंदर सेंटर कर दूंगा। सो माई आंसर इज 3, 2 + 1 is 3, -0 + 0 is 0। सो माई पॉइंट इज 3,0। 3,0 को आप इधर प्लॉट करते हैं। वेयर इज 3,0? हियर वी गो, 3,0 ये आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मतलब 3,0 का मतलब है कि ये x है और ये y है, ठीक है, ये क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में है तो इसको आप नॉर्मल फॉर्म में कर लें। उसके बाद दूसरी बात जो है दूसरा पॉइंट आ जाता है, दैट इज 1 and 3। पहले 1 and 2 था, 1 and 3 आ गया, ठीक है, माइनस इसके अंदर अगेन सेंटर विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द क्वेश्चन। सो माई आंसर इज 0 and 3, फ्लिप 3 and 0 minus plus 1 and 0, so my answer is 4 and 0। so now again I will plot 4 and 0, मैं इधर मार्क करूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आ जाएं, 3 and 3 जो कि ये वाला पॉइंट था,
ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ। ठीक है, सो 3 and 3 माइनस 0 1 and 0 सेंटर, योर आंसर इज 2 and ये आ जाएगा आपका 2 and 3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जनाब आपने इसको फ्लिप करना है 3 and 2। ठीक है, अब -2 के साथ लगेगा, प्लस इसके अंदर 1 and 0 आएगा। सो माई आंसर इज 4 and -2। अब 4 and -2 किधर बनता है जी? 4 and -2 दिस वन। ओके जी, इसको इसी से करते हैं 4 and -2। ठीक हो गया। अच्छा जी, नाउ कम टू योर फोर्थ पॉइंट, दैट इज 2 and 2 दिस वन। ठीक है, 2 and 2। 2 and 2 -1 and 0 center, your answer is 1 and 2। flip 2 and 1, बल्कि थोड़ा सा हम इसको अरेज करके, जगह कम है। रेड से कर लेते हैं चलो। हमारा पॉइंट था 2 and 2। या यस, 2 and 2 -1 and 0, you get 1 and 2। flip 2 and 1 plus 1 and 0, x के साथ माइनस, and you will get 3 and -1। So your fourth point will be 3 and -1। Here we go. Okay, now join this and you will get your triangle C। Look, this is your 90 डिग्री क्लॉकवाइज। वैसे भी अगर आप इसको देखें तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, सो देयर इज नो नीड फॉर एनी ग्राफ। ये शायद आपको देखते हुए मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप जब 4-5 क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फार्मूला, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो हो जाता है प्रैक्टिस से। 3 4 5 6 क्वेश्चंस करें तो वो याद हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagram shows a triangle A and octagon B. Find the gradient of the line। अच्छा, ये coordinate geometry का है, of symmetry of the triangle A। ये भी हमने टॉपिक किया नहीं है। I just want to do only transformation questions। कुछ parts में ऐसे आ जाता है। Let's do question B part of the same question। Triangle A is mapped onto triangle C by a reflection in the line y x। अब मैंने आपको बताया था कि y equals to x जो है जनाब, वो लाइन होती है ये वाली। दिस इज y इक्वल्स टू x की लाइन। ठीक है, और जो y इक्वल्स टू -x की होती है वो यहाँ से आती है। ठीक है, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, वो कहते हैं रिफ्लेक्शन हुई है इन द लाइन y इक्वल्स टू x। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बार बार बताया था कि देयर आर सम मेन 4 रिफ्लेक्शन लाइंस, जिसमें y एक्सिस है, x एक्सिस है। ठीक है, y इक्वल्स टू x है एंड y इक्वल्स टू -x है। तो देख लें, उसने आपको रिफ्लेक्शन लाइन बता दी y इक्वल्स टू x, और उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन योर रिफ्लेक्शन लाइन इज y इक्वल्स टू x, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो स्वैप कर जाते हैं विद ईच अदर। सो ये a से मैप हो रही है c पे। सो a के तीनों पॉइंट्स उठा लें, बिकॉज इट इज अ ट्राइंगल। सो माई वन पॉइंट इज 4 and 0। तो ये बेसिकली 0 and 4 बन जाएंगे। 0 and 4, here we go। और दूसरा पॉइंट है जनाब आपका दिस वन 6 and 2। मैं इधर लिखता हूँ 6 and 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 and 6। 2 and 6 दिस वन। ओके, एंड देन द थर्ड पॉइंट इज 4 and 2, जो कि आपका बन जाएगा 2 and 4। So 2 and 4 is here, this one. So now you will see your reflection, your transformation after the reflection, when your reflection line is y equals to x. So I will give this name as C, which is mentioned in the question as well. So this is your C triangle। Now come to the octagon B। ओके, क्या उसने कोई क्वेश्चन? अच्छा, सी पार्ट में वो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑक्टागन बी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है, सो लीव इट। स्ट्रेट डॉट रोटेशनल सिमेट्री, ये हम जब रोटेशनल सिमेट्री और सिमेट्री के मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ कम टू द ई पार्ट। ऑक्टागन बी इज मैप्ड ऑन टू ऑक्टागन डी बाय एन enlargement scale factor 2 and the center -3 and 3। Draw and label the octagon D। Okay जी, very easy। Again apply the formula, object minus center, the answer you get। Come to the next step, multiply the scale factor with the answer you got in the first step, and then add the center again and you will get the image। So do it individually by each point। So we have 1 2 3 4 5 6 7 8। So we have 8 points and we are going to do this one by one। So let's start from -2 and -1। So -2 -1 minus center -3 -3, what you get, keep put bracket here so it is easier for you, so that ये जो आपके जो
माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, सो -2 + 3 it will become +1, -1 + 3 it will become 2, so there is no need for any flip, just multiply the scale factor which is 2 given in the question. So I'm going to multiply 2 with 1 and 2 plus again center. This is my answer. This is my image. That's going to be, अच्छा ये क्या बन जाएगा, 2 and 4 plus -3 -3. So my answer is 2 minus 3 is -1, 4 minus 3 is 1, so -1 and 1. So this is basically x and this is y. अगर हमने इसको नॉर्मल लिखना है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, -1 and 1. So where is -1 and 1? This, here we go. ठीक हो गया। अच्छा अब हम पकड़ लेते हैं जी -3 and -1। इधर आ जाइए। -3 and -1 minus center and -3 and -3, you will get -3 plus 3 0, -1 plus 3 2. Okay, so there's no flip, just multiply the scale factor. This will become 0 and 4 plus इसके अंदर हमने again center कर देना है। So my answer is 0 minus 3 is -3 and 4 minus 3 is 1. So -3 and 1. So where is -3 and 1? This is -3 and 1. Okay. So let's pick the third one. This one, -1 and -2. -1 and -2 minus center, -3 -3. So it's -1 and +3, it will become 2, -2 plus 3, it will become +1. So no flip, again multiply with the scale factor, so it will become 4 and 2 plus इसके अंदर आपने center कर देना है -3 -3, so you will get 1 and -1, 1 and -1, this one. Okay हो गया जी। अच्छा जी, अब 1 and -1, yeah. Okay, now I'm picking this one which is -1 and -3। अच्छा जी, अब इधर आ जाए। -1 and -3 माइनस कर दें इसके अंदर आप center, so you'll get -1 and +3, that is 2, -3 and +3, that is 0, no flip, just multiply the scale factor, it will become 4 and 0, plus इसके अंदर आप center कर दें which is -3 -3, so my answer is 1 and -3, this one. Now pick this one which is -2 and -4, इधर कर लेते हैं -2 -4 minus, अच्छा जी, -2 +3, this will become +1, -4 +3, this will become -1, no flip, again multiply with the scale factor, 2 and -2 plus इसके अंदर आप कर दें -3 -3, that will get -1 and -5, so -1 and -5 आपका आ गया जी ये, this one, okay। अच्छा जी, वैसे तो हमें एक वो रिदम पता लग गया है, हम इसको खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द फार्मूलाज यू शुड नो कि आप एक दो दफ़ा इस तरह का अगर क्वेश्चन कर लें तो आपके मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इजीली ये आ जाएगा। अब हम इसका अगला पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये वाला विच इज़ -3 एंड -4, -3 and -4, -3 -3 equals to -3 plus 3 0, -4 plus 3 -1, no flip, again multiply with 2 0 and -2 plus इसके अंदर आप कर देंगे center which is -3 -3, that is -3 and -5, -3 and -5, there you go। अच्छा जी, अब ये वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है, that is -4 and -3, -4 and -3 minus center, -3 -3, so this will become -1, -3 plus 3 0, no flip, -2, just multiply scale factor with this answer, so this is -2 and 0 plus इसके अंदर हम center कर देंगे, ठीक है, you will get -5 and -3, -5 and -3। Okay, so these are the points which you have to join and make a bigger and large octagon. So now this one is left, the last one, it's -4 and -2, ये भी कर लेते हैं, -4 and -2 minus center equals to this, my answer is -1, -2 plus 3 is 1, no flip, just multiply with the scale factor, प्लस इसके अंदर हम -3 सेंटर कर देंगे, सो -2 -3, दिस इज -5 and 2 and -3, this is -1, so 5 -5 -1, so -5 -1, here we go। So now these are the all points which you have to join and plot a bigger octagon, so I'm going to join these points।
दिस वन, लुक ये थोड़ा सा इधर से ज़रा कर्वी सा हो गया, this one. So basically, this is actually, you know, पॉइंट जहाँ ये वो आपका enlarged octagon D है जो कि आफ्टर enlargement with the center -3 and 3 and scale factor 2 से आया है. So these are basically all the working for this. Even though it just has 2 marks, आप कह रहे होंगे कि जी 2 मार्क्स में हम इतनी वर्किंग करें, तो भाई ये उससे बहुत बेहतर है जो कि आप स्केल और पकड़ कर उसको लाइनें करते रहें कि जी कभी उधर से लग रहा है कि नहीं जी सही नहीं बना, कभी तो इसमें आप कंफर्म हो जाते हैं कि भाई जो मैंने वर्किंग की है दैट इज़ ऑल परफेक्ट. ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा. ठीक है, और जब आप उधर बना रहे होंगे तो जैसे ही 3-4 पॉइंट्स आएंगे तो आपको एक सेंस समझ आ जाएगी, तो बाकी आप पॉइंट्स खुद ही प्लॉट करके उसे ज्वाइन कर लेंगे. अब दिस इज ऑल योर एनलार्जमेंट. इसके बाद बात आती है आपके जो कहते हैं ट्रांसलेशन की. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अ वेरी लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन जो कि एक एग्जामिनर आपको देता है 2 मार्क का ट्रांसलेशन के ऊपर. अब इसके बाद हम, अच्छा जी, अब एनलार्जमेंट के बाद हम करते हैं ट्रांसलेशन जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी पोर्शन है. उसके बाद इस रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड ट्रांसलेशन के बाद जो हमारी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रह जाती है दैट इज़ मैट्रिक्स. ठीक है, एंड दे आर वेरी मच लाइक इजी. बहुत से बच्चों को ये मुश्किल लगती हैं चीज़ें. मुझे अक्सर वो ये कहते हैं कि सर हमें मैट्रिक्स समझ नहीं आती. तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू वन सिंपल फार्मूला जिसमें आपको मैट्रिक्स बहुत, आपके लिए मैट्रिक्स बहुत इजी हो जाएगी. ठीक है, और बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा. इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रांसलेशन तक आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मेन चीज़ें हैं जिसमें रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट और ट्रांसलेशन कैसे होती है विदाउट ग्राफ बट विद फार्मूलाज. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन नाउ. ट्रांसलेशन बहुत ही इजी चीज़ है. ट्रांसलेशन में मैंने ये इधर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्लाइड एंड फार्मूला. ठीक है, ये 2 चीज़ आपने याद रखनी है. ट्रांसलेशन के अंदर स्लाइड होता है ऑब्जेक्ट आपका, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर फ्लिप होता है, और y इक्वल्स टू -x के लाइन के ऊपर जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो वो रोटेट भी कर जाता है. लेकिन ट्रांसलेशन में ना तो रोटेशन होती है, ठीक है, ना इसका कोई enlargement का कोई सीन होता है कि जी कोई enlarge हो गया. इसका साइज़ भी सेम रहता है ऑब्जेक्ट का, जो इमेज बनता है उसमें उसका साइज़ भी सेम होता है. ठीक है, और उसमें कोई इसकी रोटेशन नहीं होती है, सिर्फ सिंपली ये स्लाइड हो जाता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई कि इफ़ यू हैव अ डायग्राम लाइक दिस, आपके पास एक ग्राफ है ऐसा जिसमें ए आपका एक, अगर मैं इसको स्लाइड करके नीचे ले आऊं तो ये कुछ ऐसा बन गया. सो लुक एट दिस ए एंड बी ट्राइंगल, दीज ए एंड बी ट्राइंगल्स. ये स्लाइड होकर नीचे आ गया. क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में था, ये ए भी इस डायरेक्शन में था. क्या इसका साइज चेंज हुआ? नहीं. क्या इसकी कोई रोटेशन या कुछ ऐसा हुआ? नहीं. सो इन द केस व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट जिसमें कि उसकी स्लाइड, वो स्लाइड हो रहा हो ए से बी पे, अगर वो स्लाइड हो रही हो तो आपने उसी वक्त उसको लिख देना है कि दिस इज अ ट्रांसलेशन. लाइक जैसे आपको कोई डिस्क्राइब वाले में, डिस्क्राइब वाले पार्ट में आपके ये आ जाए कि जी ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब करें कि जी ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो आप लिख दें भाई इट्स अ ट्रांसलेशन. अगर वो स्लाइड कर रहा है, आपने उसकी डायरेक्शन देख लेनी है आपने. अब अगर ए जो है यहाँ जाएगा स्लाइड होके तो ये भी इस तरह ही होगा. ठीक है, और अगर ए जो है यहाँ भी जाएगा तो ये ऐसा ही होगा. ठीक है जी. सो मेक श्योर कि इसमें अगर आपने ट्रांसलेशन का सबसे इजी तरीका क्या है कि उसको आपने देख लेना कि ये स्लाइड हो रहा होता है. अब आ जाए इसके फार्मूले के ऊपर. फार्मूला सेज के ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं ट्रांसलेशन ऐड कर देता हूं तो मेरे पास इसका इमेज आ जाता है.
इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे कि वो कहते हैं कि ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्रायंगल बी बाय ट्रांसलेशन। अब वो ट्रांसलेशन का आपको वेक्टर, कॉलम वेक्टर जो है ना पॉइंट भी दे देगा। जैसे मेरा एक ऑब्जेक्ट ए है, इधर इसके 3 पॉइंट्स हैं, अगर ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो मैंने ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ले लिया एक्स एंड वाई, इसके अंदर मैं ट्रांसलेशन में इसको एस एंड टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो z एंड y एक इमेज आ जाएगा। ये मैं एक वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ आपके साथ तो आपको समझ आ जाएगी। सो ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप अपने ट्रांसलेशन का वेक्टर कॉलम वेक्टर जो पॉइंट है वो ऐड कर देंगे। अब कॉलम वेक्टर कौन सा होता है? कॉलम वेक्टर होता है जिस पॉइंट को हम जब हम उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे नॉर्मली जो ग्राफ के अंदर हमारा जो पॉइंट होता है वो एक्स कॉमा वाई होता है। इसको जब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉलम वेक्टर, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये कोई ज़्यादा कोई आपको इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या कॉलम वेक्टर क्या है भाई। इसी पॉइंट को जब मैं वर्टिकल फॉर्म में लिख दूंगा तो वो एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा। लेट्स डू सम क्वेश्चन। तो आपने ये बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन इक्वल्स टू इमेज। अब आ जाए इसके क्वेश्चन के ऊपर। The line AB is mapped onto the line PQ by a translation 0 and 5. देखें ट्रांसलेशन का उसने कॉलम वेक्टर आपको दे दिया है ऑलरेडी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ठीक है। अब A जो है वो P पे है, B जो है वो Q पे है। तो मुझे चूंकि Q के चाहिए तो मैं B के पॉइंट पहले उठा लूंगा विच इज़ 6 and 7। उसको मैं लिखूंगा कॉलम वेक्टर फॉर्म में ही, ठीक है। इसके अंदर मैं ट्रांसलेशन ऐड कर दूंगा जो कि मैंने आपको पीछे अभी फार्मूला बताया है। मेरे पास इस बी का जो इमेज बनेगा वो जो कि क्यू होगा वो आ जाएगा 6 and 2। और जब मैं इसको पॉइंट्स में लिखूंगा तो वो 6, 2 आ जाएगा। दैट्स इट। व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी इज? अब अगर आप इस पे फोकस करें तो जो आपका क्यू पॉइंट है वो 6 and 2 बना है, वो ऑलमोस्ट इधर करके आएगा। मैं ए से जो पी पे आ रहा है, मैं पी के भी पॉइंट निकाल लेता हूँ। बड़े सिंपल है। ए का क्या है 1 and 7, इसके अंदर ट्रांसलेशन ऐड करूंगा, मेरे पास पॉइंट का आएगा 1 and, सॉरी ये -5 का 1 and 2, ठीक हो गया। सो पी मेरे पास पॉइंट आ गया 1 and 2, 1 and 2 कुछ इधर करके बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या था जी? 6 and 2, ठीक हो गया। मैं इनको ज्वाइन कर लूंगा तो बेसिकली ये पी एंड क्यू बन गया। If you look at the point, if you focus on the point A, which is 1 and 7, and B is 6 and 7, so 1 और 6 में क्या डिफरेंस है? 5 का। लें जी, ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर। अब मैं पी क्यू के पॉइंट्स पे फोकस करता हूँ। पी मेरा पॉइंट ये निकला था 1 and 2, ठीक है। और ये मेरा क्यू पॉइंट निकला था, ये पी था, ये क्यू था। क्यू इज 6 and 2, सो आप इनका भी डिफरेंस ले लें एक्स का, तो वो भी 5 है। ओके हो गया। और y दोनों के मतलब ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो मतलब कि ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। So this is basically a square. So what special type of a quadrilateral ABQP is? It is a square. Find the area of the quadrilateral ABQP. Very simple. Square का formula होता है 5 into 5 L into L, that is 25 centimeter square. यूनिट स्क्वायर उसने दिया, ऑब्वियसली वो उसमें हम सेंटीमीटर तो ले नहीं रहे, तो इसमें आप लिख दें 25, इसमें आप लिख दें स्क्वायर। सो दिस इज ऑल योर ट्रांसलेशन में अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसमें स्लाइड होता है। अब इसके अंदर जो चीज़ रह गई है दैट इज़ एक्चुअली मैट्रिक्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके कुछ मैट्रिक्स वैल्यूज़ जो आपको दी होती हैं, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसका एक फार्मूला है, वेरी सिंपल फार्मूला, ठीक है। इसमें कोई ऐसे जो है परेशान होने वाली बात नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टोटली एक्सप्लेन करूँगा कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं।
मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। इसमें कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं। बाकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि जो मोस्टली बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफ से और ये जो स्केल और जो प्रोट्रैक्टर पकड़ के जो प्रॉब्लम आती है, अब आप एक फार्मूले के थ्रू विदाउट ग्राफ आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, एंड दैट इज़ वे मोर ईजियर। इंशाल्लाह you will get full marks, and inshallah you will get like आपको एक इंशाल्लाह आफ्टर सम प्रैक्टिस, मतलब आप कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जो है इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँगा। और please do subscribe and share this video with your friends and respect all the teachers। कोई टीचर किसी टीचर से in my point of view, I just want to give one message to you all guys। in my point of view सब टीचर्स एक जैसे हैं। कोई टीचर को ये कहूँ कि जी वो टीचर बुरा है या ये टीचर मैथ का अच्छा है ये बुरा है, सब अच्छे हैं। everyone is doing their best to explain things according to their own way। मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है विदाउट ग्राफ। कुछ टीचर्स ग्राफ के थ्रू करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं या वो अच्छा नहीं करते। दे आर डूइंग देयर जॉब्स, सो आई एम डूइंग माई जॉब। सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मैं आपको बिफोर योर एग्ज़ाम्स या एग्ज़ाम्स जो कि 2 मई और 7 मई को है, पेपर 2 2 को या 3 को, आई एम नॉट श्योर अबाउट 2 और 3। मैंने डेट शीट देखी थी बट मैं भूल गया हूँ। तो बिफोर दोज डेट्स मैं आपको इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स की वीडियोस आपको अपलोड कर दूं अपने चैनल पे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि जो चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, शायद मेरी वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड यू विल गेट एन ए ग्रेड। थैंक यू वेरी मच।